नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। इस समय की सबसे बड़ी चर्चा के साथ मैं हूं ईमानी। बात करते हैं सुप्रीम संकट में फंसी अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए एकनाथ शिंदे महाविकास अघाड़ी को बड़ा झटका दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में होने जा रहे शिंदे कैबिनेट विस्तार में कांग्रेस को 2 बड़े नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम शामिल भी है। सियासी गलियारों में इन चर्चाओं के और ज्यादा मजबूती तब मिली जब अशोक चौहान और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच गुरुवार को 20 से 25 मिनट एक सीक्रेट मीटिंग हुई। हालांकि मीटिंग के बाद चौहान ने कहा कि उनकी यह मुलाकात राजनीतिक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को 7 से 10 विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। जून में हुए विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जबकि जुलाई में फ्लोर टेस्ट के दौरान 10 विधायक गायब रहे थे। महाराष्ट्र के कांग्रेस के कुल 44 विधायक हैं। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी कांग्रेस के हाईकमान के खिलाफ बागी रख अपने आए हुए हैं। पृथ्वीराज के भी जल्द ही पार्टी छोड़ने की अटकलें हैं। वे कांग्रेस G23 के सदस्य रहे हैं और पिछले दिनों दिल्ली में गुलाम नबी से भी मिल चुके हैं। भाजपा नेता और वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य मंत्रिमंडल के 23 और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावनाएं हैं। सदन में कुल सदस्यों की संख्या 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस हिसाब से राज्य में कुल 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। वर्तमान में शिंदे कैबिनेट में सीएम और डिप्टी सीएम समेत 20 मंत्री हैं। महाराष्ट्र में 20 जून को पहली बार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 20 विधायक बागी होकर सूरत और फिर गुवाहाटी चले गए। धीरे धीरे इन विधायकों की संख्या बढ़ती गई और 39 पर पहुंच गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। 30 जून को भाजपा के सहयोग से शिंदे मुख्यमंत्री के पद से शपथ ली। वर्तमान में 5 याचिकाओं के साथ शिवसेना का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। 23 अगस्त को कोर्ट ने इस संवैधानिक के बेंच में ट्रांसफर किया था। जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर शुक्रवार को 1 दिन की हड़ताल पर है। इससे चलते एयरलाइंस का पूरा सिस्टम हिल गया है। दुनिया भर में आज लुफ्थांसा की 800 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी 700 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया। उनका कहना है कि हमारा किराया वापस करो या फिर जाने का इंतजाम कर दो। फ्लाइट रद्द होने से गुस्साए यात्री हंगामा कर रहे हैं। इसके चलते एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से लुफ्थांसा एयरलाइंस की 2 फ्लाइट्स की थी, जिनमें से करीब 400 यात्री को म्यूनिख और फ्रैंकफर्ट जाना था। पैसेंजर्स का कहना है कि जब वे एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि फ्लाइट से रद्द हो गई है। लुफ्थांसा एयरलाइंस से यात्रा करने वाले यात्रियों में कुछ छात्र भी हैं, जिन्हें एग्जाम देने के लिए विदेश जाना था। छात्रों का कहना है कि फ्लाइट्स रद्द होने से हमारा भविष्य खतरे में है। वे एयरपोर्ट पर नारेबाजी कर रहे। हंगामा बजाने पर एयरलाइन ने करीब 200 यात्रियों की दूसरी एयरलाइन के जरिए उन्हें डेस्टिनेशन पर भेजा है। अभी 500 यात्री दिल्ली एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं। पायलटों का यूनियन ने इस साल 5000 से अधिक पायलटों के वेतन में 5% की वृद्धि और महंगाई भत्ते की मांग की है। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो पायलटों को 1 दिन की हड़ताल कर दी। इससे पहले लुफ्थांसा को इस साल वेतन बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी वर्कर्स और ग्राउंड स्टाफ की ओर से कई बार हड़ताल का सामना करना पड़ा है। जुलाई में एयरलाइन को जर्मनी की शक्तिशाली वर्डी यूनियन की ओर से बुलाए गए 1 दिन के वॉकआउट का सामना करना पड़ा था, जिससे फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख में घरेलू केंद्रों पर इनकी उड़ानें प्रभावित हुई थी। अफगानिस्तान में हेरात प्रांत में शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान बड़ा धमाका हुआ। इसमें तालिबान के सबसे बड़े धर्मगुरुओं में से एक मुल्ला मुजीब उर रहमान अंसारी मारा गया। घटना गाजा रग शहर की है। पिछले महीने भी तालिबान का एक बड़ा नेता मारा गया था। माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे ISIS के खुरासान ग्रुप का हाथ है। तालिबान ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा घर की मस्जिद में कुल 2 ब्लास्ट हुए। इस दौरान जुमे की नमाज चल रही थी। मुल्ला मुजीन की इस मस्जिद का मुख्य इमाम था। धमाका उसके सामने वाली कतार में हुआ। माना जा रहा है कि यह फिदायिन हमला था और इसमें से 2 लोग शामिल थे।
दूसरा धमाका तब हुआ जब लोग बाहर की तरफ भाग रहे थे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला मुजीब चंद घंटे पहले हेरात में एक इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद सीधे मस्जिद पहुंचा था। इस बारे में इनकार कर दिया है। मुल्ला मुजीब को तालिबान के सबसे क्रूर नेताओं में से एक माना जाता था। वो लड़कियों की शिक्षा और उनके घर से निकालने की सख्त विरोधी था। करीब 2 महीने पहले उसने एक फतवा जारी किया था। इसमें कहा गया था अगर तालिबान शासन का कोई भी विरोध करता है या हुक्म नहीं मानता तो उसकी सजा सिर्फ यही होगी कि उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि फरमान या फतवे को तालिबान के ही प्रवक्ता ने मुजीब की निजी राय बताते हुए खारिज कर दिया था। हेरात में बुधवार को ही तालिबान और आईएसआईएस के खुरासान ग्रुप यानी आईएसकेपी के बीच खुली झड़प हुई थी। इस हमले में आईएसकेपी के 3 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद खुरासान ग्रुप ने कहा था कि वे इन मौतों का बदला जरूर लेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को अपने रायगढ़ दौरे के दौरान 403 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। यहाँ उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि फ्लाई ऐश के नदियों का पानी प्रदूषित नहीं हो पाए। सीएम भूपेश बघेल ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नरवा का काम तेजी से करने के निर्देश भी दिए। कहा कि अगर पानी की सुविधा होगी तो हाथी रिहायशी इलाकों में नहीं आएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वाटर रिचार्ज के लिए तेजी से काम करें। उन्होंने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण दूर करने पर बल दिया। सीएम भूपेश बघेल ने जर्जर सड़कों को ठीक करने का काम तेजी से करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। तभी उन्होंने कहा कि इसके लिए जो भी राशि लगेगी उसे उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कलेक्टर को पत्रकारों के आवास के लिए भूखंड सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। उन्हें प्रेस क्लब भवन के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों को बताया कि जर्जर सड़कों भवनों को ठीक करने के लिए 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बच्चों के लिए खेल मैदान भी आरक्षित किया जा रहा है। उन्होंने रायगढ़ नगर निगम को सड़कों को ठीक करने के लिए 10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चिटफंड डायरेक्टर पर लगातार कई कार्रवाई हो रही है। 600 से अधिक डायरेक्टर जेल में हैं। निवेशकों का पैसा भी उनके खाते में जा रहा है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो चिटफंड मालिकों की संपत्ति कुर्क करने निवेशकों को पैसा वापस कर रहा है। तभी सीएम ने कहा कि विपक्ष के साथ गोबर खरीदी की आलोचना कर रहे हैं, जबकि हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी हमारी सरकार की योजना की तारीफ की है। सीएम ने कहा कि रायगढ़ के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अंबाला पहुंचे। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, राजस्थानीय विधायक असीम गोयल ने उनका स्वागत किया। जेपी नड्डा सुबह करीब 11 बजे कल हेलीकॉप्टर से पिक्यार जैन वाटिका स्कूल में पहुंच रहे थे। हालांकि सीएम मनोहर लाल को भी अंबाला पहुंचना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अंबाला में जेपी नड्डा का यह तीसरा दौरा है, लेकिन पंचायती चुनाव से पहले नड्डा का यह दौरा अहम माना जा रहा है। तभी नड्डा ने अंबाला में एक निजी पैलेस में भाजपा बलाना मंडल पन्ना प्रमुखों की बैठक ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बताया कि हरियाणा में 307 का मंडल है। बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पन्ना प्रमुखों का मार्गदर्शन किया है। यह बैठक एक मॉडल बैठक होती है ताकि वे अन्य मंडलों में भी उसी तरह से काम कर सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबाला के बाद करीब 1 बजे कैथल के लिए रवाना हुए हैं। वे कैथल में एक जनसभा को संबोधित किया। फिर उसके बाद उसके पश्चात शनिवार सुबह को आज सुबह को पंचकुला में प्रदेश भर के एमपी और एमएलए की बैठक लेंगे। इसके पश्चात शाम को हरियाणा के कोर ग्रुप और मनसा देवी बूथ की मीटिंग बुलाएंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्रिमंडल की भी बैठक लेंगे। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, स्थानीय विधायक असीम गोयल समेत कई भाजपा नेता व पदाधिकारी यहीं उपस्थित रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
खतरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को मिर्जापुर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार धार्मिक पर्यटन केंद्रों का विकास कर रही है। काशी अयोध्या के बाद मां विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को ही मां विंध्यवासिनी में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि निर्माण का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे भक्तों की भी भीड़ बढ़ रही है। सरकार का प्रयास सभी तीर्थ स्थलों का विकास करना है। विकास के आधार पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है और रोजगार सृजित करना है। कॉरिडोर का प्रत्यक्ष रूप भी दिखाई दे रहा है जब धाम बनकर तैयार हो जाएगा। जिस तरह से काशी में अयोध्या में भीड़ उमड़ रही है, उसी तरह से मां विंध्यवासिनी धाम में और भीड़ उमड़ेगी। इससे पूर्व उप मुख्यमंत्री ने विधि विधान से विंध्यवासिनी मां का दर्शन पूजन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इससे इंटर कॉलेज स्थित अद्भुत कोचिंग का निरीक्षण किया और बच्चों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार हर जिले में एक अद्भुत कोचिंग खोली जाएगी, ताकि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी बड़े जिले का मुंह ना देखना पड़े। जहां उनको जाने में परेशानी होती थी, आर्थिक परेशानी चलते वे नहीं जा पाते थे। शासन ने विद्यार्थियों की समस्याओं को समझते हुए अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की है। अब युवा कठिन परिश्रम करने अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेंगे। सरकार उनकी हर संभव सहायता करने के लिए तत्पर है। अभ्युदय कोचिंग में लाइब्रेरी, हॉस्टल व अन्य सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त इस संबंध में बच्चों से जानकारी लेकर शासन को प्रेषित करे। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने उप मुख्यमंत्री को कोचिंग की सफलता के बारे में जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से फैसले की घड़ी नजदीक आ गई है। जबरदस्त प्रचार अभियान के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य आज अंतिम चरण का मतदान कर रहे हैं। हालांकि नतीजों का ऐलान औपचारिक रूप से सोमवार को ही किया जाएगा, लेकिन विदेश मंत्री लिज ट्रस भारतवंशी ऋषि सुनक पर भारी पड़ रही है। माना जा रहा है कि लिज ट्रस ही ब्रिटेन की नई पीएम होगी। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने नया पीएम चुने जाने के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। बोरिस जॉनसन ने अपनी सरकार की नीतियों व स्कैंडल के खिलाफ कई मंत्रियों के इस्तीफों के बाद जुलाई में पीएम पद छोड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद अगस्त में उनकी पार्टी के करीब 2 लाख सदस्यों ने पोस्टल और ऑनलाइन वोटिंग शुरू की थी। आज देर शाम तक पूरी हो जाएगी। मतदान में ट्रस जबरदस्त समर्थन की खबर है। हालांकि नए पीएम के लिए राजनीतिक हनीमून ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रिटेन पीएम के साथ निवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पहुंचने पर नए सीएम को अनेक आर्थिक व अन्य चुनौतियों का झेलना होगा। ब्रिटेन कई दशकों के गंभीर आर्थिक संकट से जुड़े जा रहे हैं। महंगाई या फिर जीवन यापन के बढ़ते खर्च के संकट का सामना कर रहा है।
रूस व यूक्रेन के बीच जंग के चलते ईंधन की कीमत आसमान छू रही है और इसके कारण मुद्रास्फीति की दर दहाई के पार पहुंच चुकी है। सर्वेक्षण के अनुसार लाखों लोगों का कहना है कि उनके खर्च बीते कुछ माहों में 80% तक बढ़ गए हैं। महंगे ईंधन के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लीज ट्रस्ट ने कर कटौती का वादा किया, लेकिन इससे गरीबों को लाभ मिलना मुश्किल है। ब्रिटेन अखबार के अनुसार इस सदी में लोगों को ईंधन खर्च में राहत देने की कसम खाई है। चलते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को जोधपुर पहुंचे हुए थे। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। वहां से वह सीधा सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय सुरक्षा एवं अपराधी न्याय के लिए रवाना हुए। पुलिस विश्वविद्यालय पहुंचने पर कुलपति अशोक त्रिपाठी ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन की ओर से लोडली पंडित व रलावसा से आए स्कूली बच्चों का बैग, नोटबुक आदि बांटे। राज्यपाल यहां आयोजित समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान डीसीपी पूर्व अमृता दहन, डीसीपी ट्रैफिक विनीत कुमार बंसल, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, नगर निगम उपायुक्त रोहित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लोडली पंडित के सरपंच मोहन सिंह खींची से भी राज्यपाल से मिले। राज्यपाल अगले दिन आज रोज 3 सितंबर शनिवार को सुबह 10:15 बजे सर्किट हाउस से सड़क मार्ग से पाली के लिए निकलेंगे। पाली में वह महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गार्डन में कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में जाति आधारित जनगणना अवलंबन शुरू कर 3 माह में पूरी की जाए। राज्य में स्थानीय स्वराज चुनाव में ओबीसी समुदाय के लिए 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाना चाहिए, जो राज्य में 92 आबादी है। राज्य में ओबीसी समुदाय के लिए राज्य सरकार के बजट का 27% आवंटन सुनिश्चित करना और इस बजट राशि का उपयोग केवल ओबीसी समुदाय और उसके क्षेत्र के लिए करने के लिए उप योजना समितियां बनाना। भाजपा और उसके सहयोगी आरएसएस आरक्षण हटाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की थी। अनुसूचित जनजाति बख्शेपंच आयोग का गठन 8 अगस्त 1972 को किया गया था। 27 फरवरी 1974 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर 10 जनवरी 1985 को सबसे पहले सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। भारत का संविधान सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी से संबंधित 140 से अधिक जातियों से संबंधित लोगों के विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद देश के सभी नागरिकों को सामाजिक एवं आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और समानता की गारंटी देता है, जो कि अधिक से ज्यादा अधिक गठन करते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में, जिसके तहत ग्राम पंचायत सहित स्थानिक स्वशासी निकायों के चुनाव के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग ओबीसी का प्रतिनिधित्व बरकरार रखने के नेक इरादे से जनसंख्या के आधार पर 10% आरक्षण सीटों को लाभ दिया जाए। माना जाता है कि बिहार की राजनीति से देश की राजनीति तय होती है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का नाम पर अपनी सहमति नहीं दी, लेकिन जेडीयू समेत बिहार के सहयोगी राजनीतिक दल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के पीएम के रूप में देखना चाहती थी। इसे लेकर जेडीयू ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जेडीयू ने अपने कार्यालय की रूपरेखा बदल दी है। एक नए पोस्टर लगाए गए हैं। नए पोस्टर से आने वाली राजनीति के संकेत मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के पीएम बनाने वाले नारे के बैनर पोस्टर जेडीयू प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाए गए हैं। बैनर पर लिखा गया है, बिहार देखा है, देश देखा है। वहीं दूसरे पोस्टर पर लिखा गया है, प्रदेश में दिखा, अब देश में दिखेगा। कई बैनरों पर यह भी लिखा गया है कि जुमला नहीं, हकीकत है। आश्वासन नहीं, सुशासन। आगाज नहीं हुआ, बदलाव होगा। पूरे जेडीयू कार्यालय में इसी तरह के स्लोगन वाले पोस्टर लगाए हैं। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पीएम के साथ के नाम के लिए नीतीश कुमार पर चुप्पी के बाद बिहार के नेता मुकर गए हैं।
पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार की 2024 में हम उन्हें पीएम बनाएंगे। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ बनाए। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर से पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सागर के केसली का रहना है। पुलिस ने आरोपी सीरियल का किलर को मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके पकड़ा है, जिसके मोबाइल के जरिए पुलिस आरोपी तक पहुंची। वह मोबाइल उस सिक्योरिटी गार्ड का था जिसकी हत्या पिछले हफ्ते आरोपी ने सागर में की थी। आरोपी ने 5वीं हत्या भोपाल में की है। आरोपी ने शिव ने भोपाल में गुरुवार की रात चौकीदारी सोनू वर्मा की हत्या की थी। ईदगाह इलाके में रहने वाला सोनू खजूरी सड़क इलाके में एक मार्बल की दुकान में काम करता था। मार्बल के टुकड़ों के उसका सिर कुचला गया है। खजूरी सड़क थाना प्रभारी संध्या मिश्रा ने बताया कि सोनू की हत्या रात को करीब 1:30 बजे की गई है, जब वह दुकान में सो रहा था। यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो चुकी। आरोपी ने 4 हत्याएं सागर में की है। वहां एक चौकीदार हालू साहू ने बताया कि 30 अगस्त की रात को 12 से 1 बजे के बीच की बात है। उस दिन तीज का त्योहार था। मैं अंदर लेटा था, देखा कि बाहर गाय लड़ रही है। शोरूम के पारदर्शी गेट से बाहर का सब दिखता है। मैं गायों को भगाने के लिए बाहर आया। बाजू में फुल सफेद शर्ट व पैंट पहने हुए एक युवक खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि दाऊ बीड़ी पिलाओ।
मैंने पहले अनसुना कर दिया। उसने दूसरी बार बीड़ी मांगी। मैंने उससे कहा कि आ जाओ। वह कमरे की तरफ देखने लगा और साइड में आ गया। वह कुछ दिन पहले भी यहाँ आ चुका था। बात करते हैं भारत का पहला स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को INS विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। INS विक्रांत को लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने केंद्र सरकार पर INS विक्रांत का श्रेय का आरोप लगाया है। जयराम ने समाचार एजेंसी से कहा, हमारे प्रधानमंत्री शासन में निरंतरता को कभी नहीं मानते। INS विक्रांत भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे 22 साल पहले शुरू किया गया था। पहले वाजपेयी सरकार, फिर मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार, इसमें निरंतरता है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय नौसेना इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हैं, लेकिन यह कहना है कि यह पूरी तरह से 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये गलत है। इसको बनने में 22 साल लगे हैं और इसका श्रेय सभी सरकार को जाता है। इससे पहले कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा था कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत 1999 में सभी सरकार का एक सामूहिक प्रयास है। क्या पीएम इसे स्वीकार करेंगे? हम पुराने INS विक्रांत को भी याद करके, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। घाटी में एक और गैर कश्मीरी पर शुक्रवार को आतंकवादी हमला किया गया। पुलवामा में आतंकवादियों ने एक मजदूर को गोली मार दी। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की तलाश के सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मजदूर का नाम मुनीरुल इस्लाम है। वह पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जम्मू और कश्मीर के शोपिया में मंगलवार को ग्रेनेड अटैक हुआ। यहाँ हमला शोपिया में मनिहाल बाजपोरा इलाके में कश्मीरी पंडित के घर पर हुआ। ग्रेनेड हिंदुओं की कॉलोनी का टारगेट कर फेंका गया था, लेकिन यह CRPF की गाड़ी पर जा गिरा। इसमें से किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है। सुरक्षा बल इलाके की घेरबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रहा है। इससे पहले सोमवार शाम को आतंकवादियों ने 2 अलग-अलग जगहों पर ग्रेनेड फेंका था। पहला हमला बडगाम के गोपालपुरा चटुरा इलाके में किया गया, जिसमें एक नागरिक करण कुमार सिंह घायल हो गए, और दूसरी घटना श्रीनगर की है, जहां आतंकियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में पर ग्रेनेड फेंका। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक टारगेटेड किलिंग पाकिस्तान के कश्मीर में अशांति फैलाने की नई योजना है। माना जा रहा है कि इसका मकसद आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की पुनर्वास योजनाओं पर पानी फेरना है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी है। इससे खास तौर पर आतंकियों की कश्मीरी पंडितों, प्रवासियों, कामगारों और यहां तक कि सरकार का पुलिस में काम करने वाले उस स्थानीय मुस्लिमों को भी सॉफ्ट टारगेट बनाया है, जिन्हें वे भारत का करीबी मानते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। कर्नाटक के मुरुग मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत से भेजा दिया गया है। शरणारू पर मठ के स्कूल में पढ़ाने वाली 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। कर्नाटक पुलिस ने शरणारू को गुरुवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन शुक्रवार को उन्हें सीने में दर्द के बाद हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उधर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जज कुमाला ने मरुघा मठ के शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को अस्पताल से सीधे कोर्ट आने का आदेश जारी किया है। अगला फैसला उनके कोर्ट आने के बाद किया जाएगा। हालांकि सीने में दर्द की शिकायत के बाद शिवमूर्ति मरुण शरणारू जिला अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहना है कि शरणारू को ECG रिपोर्ट में हार्ट प्रॉब्लम सामने आई है, इसलिए उन्हें आगे की जांच के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। वहीं पुलिस शनिवार को ओपन कोर्ट में शरणारू को पुलिस रिमांड में लेने की मांग करेगी। अस्पताल अगस्त से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं DK शिव कुमार और KC वेणुगोपाल के साथ चित्रदुर्ग में मरुगा मठ गए थे। मरुगा मठ एक प्रभावशाली संस्थान है। यहाँ नियमित रूप से आने वाले राजनेताओं की एक लंबी सूची है। शरणारू राहुल गांधी को दिंगादीक्ष भी कहा था। यहाँ एक आधिकारिक समारोह में जिसमें किसी शख्स को लिंगायत संप्रदाय में आमंत्रित किया जाता है। शिवमूर्ति मुरुगा शरणा पर नाबालिगा यौन उत्पीड़न का आरोप है। यह लड़कियों ने न्याय की मांग करते हुए मैसूर में
उदानदी एनजीओ के संपर्क किया था। उन्हें 26 अगस्त को मैसूर में बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया गया और उसी रात मरुका शरण समेत 5 के खिलाफ कई धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाने वाली किशोरियों का कहना है कि वे मठ की ओर से संचालित स्कूल में पढ़ती है। उसकी उम्र 15 और 16 साल की है। संत ने उसके 3.5 साल से अधिक समय तक यौन शोषण किया। पीड़ित 24 जुलाई को हॉस्टल से निकली और 25 जुलाई को कोटनपेट पुलिस स्टेशन पहुंची। इसके बाद 26 अगस्त को उन्हें मैसूर के नजराबाद पुलिस स्टेशन में लिंगायत संत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। माइक्रो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म ट्विटर एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। यूजर्स का जल्द ही एडिट ट्वीट बटन का फीचर मिलेगा। फिलहाल इस फीचर को टेस्टिंग चल रही है। इस बात की जानकारी ट्विटर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट पर दी है। ट्विटर ने पोस्ट शेयर कर लिखा था कि अगर आपको कोई एडिट ट्वीट दिखाई देता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एडिट बटन का टेस्ट कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी एडिट बटन को लेकर लोगों को राय मांगी थी। आने वाले हफ्तों में एडिट बटन फीचर सबसे पहले ब्लू सब्सक्राइबर यानी पेड सब्सक्राइबर के लिए शुरू किया जाएगा। अभी ट्वीट किए गए कंटेंट को एडिट नहीं किया जा सकता है। ट्वीट में कुछ भी एडिट करना होता हो तो उसे डिलीट कर नया ट्वीट करना पड़ता है। पेड सब्सक्राइबर के बाद यही फीचर नॉर्मल यूजर्स के लिए भी लाया जा सकता है। ट्वीटनेट ने कहा कि उनका अब तक का सबसे डिमांडेड फीचर है। हम प्रोग्रेस और अपडेट की डिटेल्स शेयर करते रहेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप टेस्ट ग्रुप में नहीं है तब भी आप एडिटेड ट्वीट देख पाएंगे। ट्विटर ने आगे कहा कि फिलहाल हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। साथ ही में हम ये भी चेक कर रहे हैं कि यूजर्स कैसे इस फीचर का मिसयूज कर सकते हैं। फीचर्स को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि एडिट ट्वीट फीचर के लिए अमेरिका में यूजर्स को प्रतिमाह करीब 400 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति घोष ने FY 23 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान को घटा दिया है। पूरे साल के लिए इसे 7% से घटाकर 8% कर दिया गया है। सफल घरेलू उत्पादक के फोरकास्ट को कम करने का कारण स्टैटिस्टिकल को बताया गया है। हालांकि वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में ग्रोथ
मोमेंटम में तेजी से की उम्मीद जताई गई है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी FY 23 के लिए भारत के जीडीपी को अनुमानित कर दिया, घटा दिया गया है। FY 23 के लिए 8% से घटाकर 7% और FY 24 के लिए 5% कर दिया गया है। मूडीज ने इसका कारण बढ़ती ब्याज धीमे धीमे होने को बताया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बुधवार को 2022 और 23 के अप्रैल जून तिमाही जीडीपी आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके बाद SBI और मूडीज ने अपना ग्रोथ अनुमान कम कर दिया। NSO के आंकड़ों के मुताबिक जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13% रही। पिछले साल के समान तिमाही में ये 20% थी। पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 4% थी, यानी देश की विकास दर पिछले यानी जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में बेहतर रही। कोष ने कहा, जीडीपी भले ही डबल डिजिट में रही है, लेकिन फिर भी यह बाजार की उम्मीदों से कम है। इसका सबसे बड़ा कारण मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर ग्रोथ रही, जिसमें पहली तिमाही 4% की मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। राजस्थान में बिजली को भयंकर क्राइसिस से हालात बन गए हैं। अलग अलग बिजली घरों की कुल 10 पावर यूनिट ठप है। तभी 12 रुपए प्रति यूनिट अधिकतम कैपिंग रेट पर भी राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एक्सचेंज से पूरी बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को सप्लाई नहीं दे पा रहा है। 500 मेगावाट बिजली शॉर्ट टर्म टेंडर से खरीदने के लिए सितंबर 2022 को टेंडरिंग भी फेल हो गई। हालात बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि बिजली की डिमांड पीक आवर्स में 14,100 मेगावाट हो गई, लेकिन उपलब्धता करीब 11,595 मेगावाट है। डिमांड और सप्लाई में अंतर 2,505 मेगावाट का है। पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदने के और ग्रामीण शहरी इलाकों में अघोषित बिजली कटौती के बावजूद बिजली किल्लत बन गई है। राजस्थान में कोयले से चलाने वाले थर्मल पावर प्लांट की कुल कैपेसिटी 7,580 मेगावाट है, जबकि 4,010 मेगावाट कैपेसिटी की थर्मल यूनिट से ठप है। RUVNL के चीफ इंजीनियर मुकेश बंसल ने कहा कि पावर प्लांट यूनिट्स बंद होने से बिजली का शॉर्टफॉल आया है। पावर शॉर्टेज की स्थिति पैदा हुई है। हम 12 रुपए प्रति यूनिट की कैपिंग रेट पर भी एक्सचेंज से पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है। 2,500 मेगावाट बिजली खरीद की जरूरत है, लेकिन कल शाम को 500 से 600 मेगावाट बिजली 12 रुपए प्रति यूनिट पर मिल सकी। रात 11 बजे के बाद 660 मेगावाट की बिजली मिल सकी। सितंबर से 500 मेगावाट बिजली शॉर्ट टर्म टेंडर की जरिए खरीदने की टेंडरिंग भी करवाई, लेकिन करीब 305 मेगावाट के अलग अलग हिस्सों में ऑफर मिला। उसमें भी रेट 7 रुपए से 9 रुपए प्रति यूनिट तक बहुत ज्यादा आई, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया एक्सचेंज से। इसलिए बिजली खरीदी जा रही है, क्योंकि दिन में कभी कभी 4 से 5 रुपए प्रति यूनिट भाव पर भी बिजली मिल जाती है। शाम को 12 रुपए तक महंगी मिलती है, लेकिन औसत रेट टेंडरिंग से कम आती है। हर घटे स्थिति को देखते हुए बिजली खरीदी ली जाती है। भरतपुर समेत कुछ इलाकों में बारिश की सूचना है। संभव है इससे कुछ डिमांड घटेगी तो राहत मिलेगी। RVUNL के CMD राजेश कुमार शर्मा ने कहा, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की छबड़ा और सूरतगढ़ की 660 से मेगावाट की 2 यूनिट टेक्निकल प्रॉब्लम से बंद हो गई, जिससे 1320 मेगावाट प्रोडक्ट प्रभावित हुआ है। अदानी की एक यूनिट शटडाउन पर चल रही थी और एक बंद हो गई। अदानी 600 मेगावाट का 2 यूनिट बंद होने से 1200 मेगावाट प्रोडक्शन बंद हुआ है। ये मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स है, बाकी पहले से टेक्निकल दिक्कतों से बंद चल रही यूनिट्स है। इस तरह 2,500 की अचानक शॉर्टफॉल हुआ है। उम्मीद है कि 3 सितंबर से पहले स्थितियां नॉर्मल हो जाएगी। चलते हैं अगली खबर की ओर। DMRC के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने गुरुवार को प्रमुख वीरता पुरस्कार विजेताओं को परिवारजनों को गरिमाई की उपस्थिति में भारतीय सशस्त्र बलों को वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को समर्पित तथा भारत की सर्वाधिक सफल परिवहन परियोजना दिल्ली मेट्रो की यात्रा संबंधी एक अनोखी स्थायी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह अनूठी प्रदर्शनी भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और प्रतिष्ठता के संरक्षण के लिए अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। विशेष तौर पर तैयार किए गए पैनलों के माध्यम से उनके साहस और बहादुरी तथा दिल्ली मेट्रो के अविश्वसनीय विश्वास की कहानी को दिखाया गया है। विशेष को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी को वीरता और विकास नामक उपयुक्त शीर्षक दिया गया है।
लगभग 100 फीट लंबी वाली इस प्रदर्शनी में 13 पैनल लगे हैं, जिसमें भारत के वीरता पुरस्कारों तथा उनके विजेताओं के विवरण दर्शाए गए हैं। इसके अलावा इस स्थायी प्रदर्शनी में दिल्ली मेट्रो की उपलब्धियों, इसकी उत्पत्ति, पर्यावरणीय लाभों इत्यादि का उल्लेख करने वाले पैनल भी हैं। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रमुख घटनाओं वाला भी एक पैनल है। प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान डीएमआरसी ने 5 वीरता पुरस्कार विजेताओं को परिवारजनों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर दिल्ली मेट्रो की ओर से सम्मान स्वरूप परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, परमवीर चक्र विजय कैप्टन विक्रम बत्रा, अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा एवं महावीर चक्र विजेता कैप्टन प्रताप सिंह को परिवारजनों को भी सम्मानित किया गया। राजौरी गार्डन दिल्ली मेट्रो के सर्वाधिक व्यस्त एंटरचेंज स्टेशनों में से एक है। रणनीतिक दृष्टि से यहाँ यह प्रदर्शनी इसलिए भी लगाई गई है कि बड़ी संख्या में लोग इन पैनलों को देख सके तथा वीरता पुरस्कार विजेताओं के अतुलनीय योगदान के बारे में जानकारी पा सके। चूंकि यह प्रदर्शनी स्थायी है, अंततः दिल्ली मेट्रो के यात्री के लिए यह एक विशेष आकर्षण होगा। बात करते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान और हांगकांग को हराने के बाद एशिया कप के सुपर 4 पहुंच चुकी है। वहां मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान से होना है। पाकिस्तान अगर हांगकांग को हरा देता है तो वह भारत के सुपर 4 में खेलेगा। कल रात को हुई मैच के बाद पाकिस्तान ने हांगकांग को हरा दिया है। इसके बाद भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया है। बीसीसीआई ने बताया कि जडेजा के दाएं घुटने में चोट लगी है और वह टूर्नामेंट में बाहर हो गए हैं। फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी देखरेख कर रही है। उनकी जगह टीम में शामिल किए गए अक्षर पटेल पहले ही रिजर्व खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ थे और जल्द ही दुबई के टीम में साथ जुड़ जाएंगे। भारतीय टीम पाकिस्तान और हांगकांग को हराने के बाद एशिया के सुपर 4 में पहुंच चुकी है। वह उसका मुकाबला श्रीलंका और अफगानिस्तान से होना है। पाकिस्तान ने जब हांगकांग को कल मैच के दौरान हरा दिया तब वो सुपर 4 में खेलेगा भारत के सामने। एशिया कप रविंद्र जडेजा शानदार लय में थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 ओवर में 11 रन दिए थे और बल्ले के साथ 29 गेंद में 35 रन की अहम पारी खेली थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला था और जीत की दहलीज पर ले गए थे। इस मैच में उन्होंने एक अहम कैच भी पकड़ा था। वहीं दूसरी मैच में हांगकांग के खिलाफ जडेजा ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए थे और एक विकेट भी लिया था। इसके अलावा उन्होंने एक शानदार रन आउट भी किया था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरियाणा के 2 दिन प्रवास पर है। अपने प्रवास के पहले दिन जेपी नड्डा अंबाला में बलाना पहुंचे, जहां उनका हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के स्वागत किया। बलाना में आयोजित बैठक के दौरान संगठन व चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ मीडिया को रूबरू होते हुए कहा कि जेपी नड्डा हरियाणा के कई इलाकों में जाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि अंबाला के बाद जेपी नड्डा कैथल में जाएंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पंचकुला में विधायक और सांसदों के ज्वाइंट मीटिंग लेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि चुनाव सिंबल पर लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी। इसके साथ ही 2024 में चुनाव लड़ने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि भाजपा अब चुनावी संगठन नहीं है। एक समय था जब चुनावी संगठन था, लेकिन अब सेवा ही संगठन है। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही जनता के लिए कार्य करती है। विपक्ष का भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की बात पर धनखड़ ने कहा कि इससे भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उन्हें लोगों पर विश्वास है कि वे भाजपा का ही साथ देंगे। जेपी नड्डा ने 2 दिनों के दौरे के दौरान हरियाणा में कई अहम बैठकों का शिरकत करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग और जनसभा को भी संबोधित किया। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। उसके उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।